दोस्तों, जब से ही इसराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तब से ही लगातार दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे ज्यादा नजरें तुर्की के ऊपर थीं। तुर्की ये देश के ऊपर सबसे ज्यादा नजर होने की वजह ये नहीं थी कि दुनिया भर के मुसलमानों को तुर्की से कोई ज्यादा उम्मीदें थीं, बल्कि तुर्की के फोकस में आने की वजह तो ये थी क्योंकि पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर तुर्की को क्या हो गया है, क्योंकि इस बार हमेशा से उलट तुर्की का रुख बदला हुआ नजर आ रहा था। तुर्की जो हमेशा पूरी मुस्लिम दुनिया में इसराइल के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाया करता था, वो इस बार काफी सॉफ्ट नजर आ रहा था। शुरू से ही उसके इस जंग से रिलेटेड जितने भी बयान आ रहे थे वो पूरी तरीके से बैलेंस बनाकर रखने वाले बयान थे। यानी साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि तुर्की इसराइल को नाराज नहीं करना चाहता है। उसके बयानों में इसराइल की मुखालिफत बिल्कुल नाम भर के लिए ही हुआ करती थी, वरना ज्यादातर फोकस गाजा की स्थिति पर हुआ करता था। वो बार बार यही कहा करता था कि गाजा की स्थिति को संभाला जाए और इसराइल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भेजी गई जो मदद मिस्र के बॉर्डर पर रोक रखी है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। इसके अलावा अगर तुर्की थोड़ा और आगे बढ़ भी रहा था तो ज्यादा से ज्यादा यही कह रहा था कि हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो, और अगर दोनों ही पार्टी यानी कि फिलिस्तीन और इसराइल चाहते हैं तो हम मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं, मतलब बिचौलिया बनने के लिए तैयार हैं और हम इन दोनों की डील करा सकते हैं। जाहिर है तुर्की एक मुस्लिम देश है और तुर्की के इस रवैये से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि अगर मीडिएटर की ही जरूरत होती तो सिर्फ तुर्की ही क्यों, ये काम तो चाइना और रशिया जैसे देश भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, तुर्की के इस बदले हुए रवैये के पीछे जो वजह थी वो दरअसल पिछले कुछ वक्त में इसराइल और तुर्की के रिश्तों में बड़ी तेजी के साथ सुधार आना थी। ये देखा गया है कि इन दोनों ने न सिर्फ अंदरूनी तौर पर अपने रिश्ते सुधारे थे, बल्कि इन दोनों के बीच तो एक के बाद एक लगातार कई बड़ी डील्स भी हो चुकी थीं। इवन दोनों देशों के नेताओं ने यानी कि अर्दोगान और नेतन्याहू ने इसराइल और तुर्की से बाहर जाकर मुलाकात भी की थी, जिस मुलाकात के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुए थे। इवन बात तो यहाँ तक आगे बढ़ चुकी थी कि ऑलरेडी अर्दोगान का दौरा भी इसराइल के लिए तय हो चुका था और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही अर्दोगान भी पूरी शान और शौकत के साथ इसराइल में पहुंचने वाले थे। इन तमाम फायदों की वजह से तुर्की के जो अब तुर्की हो चुका है उसकी गवर्नमेंट का रवैया चाहे जैसा भी रहा हो, मगर जंग के पहले दिन से ही तुर्की की आम पब्लिक का रवैया इसराइल के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त नजर आ रहा था। तुर्की दुनिया की उन जगहों में से एक था कि जहां पर इस जंग के बाद इसराइल के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे गर्मजोशी वाले प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। हालात तो इतने ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि इसराइल को टर्की से अपने सारे डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी के पर्पस से फौरन वापस बुलाना पड़ा था। स्पेशली वो हॉस्पिटल वाला अटैक कि जिसकी वजह से गाजा में एक साथ ही 500 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद तो टर्की की आम आवाम में माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया था। धीरे धीरे टर्की की राजनीति में भी इसका असर साफ नजर आने लगा था और वो एक दो छोटी पार्टीज के जो अर्दोगान की पार्टी के साथ गवर्नमेंट में मिली हुई हैं, उन्होंने भी वार्निंग देना शुरू कर दी थी। उनके लीडर्स के बयान वायरल होने लगे थे और वो खुलकर इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की मांगे कर रहे थे। अंदर के अलावा देश के बाहर भी लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी लगातार टर्की से इस बदले हुए रुख के लिए जवाब मांग रही थी। इन्हीं तमाम प्रेशर्स की वजह से रजब तैयब अर्दोगान की गवर्नमेंट को चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई सख्त रुख इसराइल की तरफ दिखाना ही था, यानी कोई ना कोई तो फैसला लेना ही था। और फाइनली टर्की की तरफ से फैसला लिया गया, जिसका असर साफ तौर पर एक दिन पहले ही वहां की पार्लियामेंट में नजर आया। रजब तैयब अर्दोगान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुलेआम इस बात का ऐलान किया कि जैसा कि पूरा वेस्ट मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मानता है कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हमास एक आतंकवादी ग्रुप नहीं है, बल्कि वो तो एक लिबरेशन ग्रुप है, मतलब कि एक ऐसा समूह है कि जो अपनी आज़ादी के लिए जंग कर रहा है और अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है। यकीनी तौर पर ये तुर्की की तरफ से बहुत बड़ा बयान है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त इसराइल ये जो हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, या फिर अमेरिका जैसे जितने भी यूरोपियन देश खुलकर इसराइल को इस जंग में सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे ही लोग पूरी दुनिया को यही बता रहे हैं कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है जिसके खिलाफ हम किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ले सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, पूरे के पूरे घर एक बार में उड़ा दिए जा रहे हैं। बच्चों, औरतों, बूढ़ों की जिस तरह से मौतें हो रही हैं, उन सबको इसराइल और दूसरे उसके मददगार देशों की
کی طرف سے صرف اسی لیے ہی جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ حماس ایک بہت خطرناک آتنکوادی گروپ ہے، اسی لیے اس کو ہر حال میں ختم کرنا ہی ہے، اب چاہے باقی عام لوگوں کا کتنا بھی نقصان ہو جائے۔ ترکی نے کھل کر حماس کا سپورٹ کرتے ہی اب ایک لائن کھینچ دی ہے، جس لائن کی وجہ سے پوری دنیا ڈیوائیڈ نظر آئے گی، کیونکہ ابھی تک یہی دیکھا گیا تھا کہ باقی دنیا کو تو چھوڑ ہی دیجیے بلکہ عرب اور مسلم دیشوں میں بھی صرف اور صرف ایران کو چھوڑ کر کوئی بھی حماس کو کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ زیادہ تر عرب دیش تو پہلے سے ہی حماس کو ایک بڑے دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قطر جیسے گنے چنے ایک دو دیش کے جن کے ایتہاسک طور پر ہمیشہ سے ہی حماس کے ساتھ اچھے رشتے رہے ہیں، وہ بھی خاموش تو ہیں مگر کھل کر حماس کی سپورٹ میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مگر ٹرکی اب ایران کے بعد دوسرا ایک ایسا دیش بنا ہے کہ جس نے اتنا زیادہ کھل کر حماس کو سپورٹ کر دیا ہے۔ دوستو، ترکی کی طرف سے حماس کو سپورٹ کرنا اس لیے بھی خاص اور بڑا مانا جا رہا ہے کیونکہ ترکی ایک نیٹو دیش ہے اور نیٹو گروپ کے زیادہ تر دیش نہ صرف حماس کو ایک آتنکوادی سنگٹن ہی مانتے ہیں بلکہ اس جنگ میں بھی اسرائیل کا کھل کر سمرتھن کر رہے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں ٹرکی کی پارلیمنٹ میں آن ریکارڈ لیے گئے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا کی راجنیتی میں اور فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ پر بڑا اثر پڑے گا، کیونکہ ٹرکی کی دیکھا دیکھی اب بہت سارے اور بھی دیش ہو سکتا ہے حماس کو لے کر اپنا اسٹینڈ کلیئر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ رجب طیب اردوغان یہیں پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے اپنے آگے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے جس پردھان منتری مطلب کہ نیتن یاہو سے ہم نے بھلے کی منشا سے ہاتھ ملایا تھا، اس سے دوستی کی تھی، اسی پردھان منتری نے ٹرکی کی جو نیک منشا تھی اس کو اپمانت کیا ہے۔ اسی لیے میں ابھی کے ابھی یہیں پر اپنا وہ اسرائیلی دورہ بھی رد کرتا ہوں کہ جو پہلے سے طے کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، بعد میں نے پرسنلی ایکس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے جس کو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اس پر یہ آبزرو کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک لگاتار ترکی کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ کئی ڈیل بھی کینسل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مطلب کئی پرانی ڈیلز کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ترکی کی گورنمنٹ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ایک کے بعد ایک لگاتار کئی فیصلے لیے گئے۔ اب یہ فیصلے مجبوری میں لیے گئے، پریشر کے، یا پھر کسی اور وجہ سے، یہ تو بھلا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو تو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ باقی اسرائیل اور فلسطین کے مدعے سے جڑی ایتہاسک ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا پھر اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔